जब भी हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक राजनीतिक नेता, है ना, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? शायद नहीं। आज हम गांधी के एक बिल्कुल अलग पहलू को देखेंगे, एक सोशल आर्किटेक्ट वाले गांधी को, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहता था, बल्कि समाज की पूरी बुनियाद ही नहीं बनाना चाहता था। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? तारीख थी 9 जनवरी 1915। दक्षिण अफ्रीका से एक कर्मवीर वापस भारत लौटा और बस यहीं से भारत में एक नए दौर की शुरुआत हो जाती है। एक ऐसा दौर जिसने अगले 33 सालों में देश के हर पहलू को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए, भारत वापस आने पर गांधी के सामने एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी सवाल खड़ा था। सवाल ये था कि असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी पाना, या फिर भारतीय समाज को जड़ से बदलना, उसका पुनर्निर्माण करना? मतलब क्या सिर्फ शासकों को बदल देना काफी था, या उन सामाजिक कमजोरियों को दूर करना ज्यादा जरूरी था जिनकी वजह से हम गुलाम बने ही थे? तो फिर गांधी का पहला मिशन क्या था? उन्होंने सबसे पहले उठाया समाज सेवा का बीड़ा, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। देखिए, उस वक्त तक ना समाज सेवा ज्यादातर धार्मिक संस्थाओं का काम मानी जाती थी। गांधी ने इसे वहां से बाहर निकाला और एक सेक्युलर, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय मिशन बना दिया, जिसका एक ही लक्ष्य था, पूरे भारत का कायाकल्प करना। भारत में उनके जो शुरुआती साल थे, वो सच पूछिए तो एक लैब की तरह थे, एक प्रयोगशाला। यहीं पर उन्होंने अपने सबसे ताकतवर हथियार, सत्याग्रह को सिर्फ किताबों और विचारों से निकालकर असल दुनिया की मुश्किलों पर टेस्ट करना शुरू किया। ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं थी, बल्कि जमीनी हकीकत पर इसका असली इम्तिहान हो रहा था। तो सवाल उठता है कि ये सत्याग्रह आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ नॉन वायलेंस या अहिंसा समझ लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये कोई पैसिव मतलब निष्क्रिय विरोध नहीं है, बल्कि ये तो एक एक्टिव सत्य शक्ति है, एक ट्रूथ फोर्स, एक ऐसी ताकत जो अन्याय के आगे झुकती नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा की अपनी शक्ति से उसे बदल कर रख देती है। और उन्होंने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। जरा उनकी रफ्तार देखिए। 1916 में साबरमती आश्रम बना, 17 में चंपारण के नील किसानों के लिए सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए उपवास, और उसी साल गुजरात के किसानों के लिए सत्याग्रह। मतलब एक के बाद एक लगातार। ये दिखाता है कि वो कितनी तेजी से अपने आइडियाज को एक्शन में बदल रहे थे। गांधी ये बात अच्छी तरह समझते थे कि अगर विचारों को फैलाना है तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा। इसीलिए तो उन्होंने नवजीवन और यंग इंडिया जैसे अखबार और मैगजीन शुरू किए, और फिर 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। अब इसका मकसद सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था बनाना था जो लोगों को उनकी अपनी जमीन से, उनके सामाजिक मुद्दों से जोड़े। लेकिन सामाजिक बदलाव की ये तस्वीर तब तक अधूरी थी जब तक एक और लड़ाई न लड़ी जाए, और वो लड़ाई थी आर्थिक शोषण के खिलाफ। तो सवाल यह है कि गांधी ने अपने सोशल विजन को भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक चुनौती से कैसे जोड़ा। गांधी का ये कोट है जो उनकी पूरी सोच का सार बता देता है। उनके लिए पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी नहीं थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आज़ादी भी थी। वो मानते थे कि एक के बिना दूसरी हमेशा अधूरी रहेगी। और इसी आर्थिक आज़ादी का सबसे बड़ा सिंबल क्या था? खादी। इसका लॉजिक ना बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था। स्टेप 1, विदेशी सामान का बायकॉट करो। स्टेप 2, चरखे से आत्मनिर्भर बनो। और स्टेप 3, गांव में बैठे लाखों लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करो। चरखा उनके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि गरीबी के खिलाफ एक शक्तिशाली मैकेनिकल विकल्प था। और ये कोई छोटा मोटा विजन नहीं था, गांधी का नेशनल टारगेट था पूरे देश में 20 लाख चरखे चलाना। सोचिए, 20 लाख! और इसी बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ बनाया गया। अच्छा, अब आते हैं उनके सोशल आर्किटेक्चर के अगले पिलर पर, और वो था बिखरे हुए समाज को जोड़ना। एक ऐसा समाज जिसे अंग्रेजी हुकूमत अपनी डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की पॉलिसी से लगातार कमजोर कर रही थी। यहां पर हमें साफ साफ दिखता है कि गांधी ने अंग्रेजों की हर चाल का जवाब सत्याग्रह से कैसे दिया। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की चाल चली तो गांधी ने 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास रख दिया। उन्होंने नमक पर टैक्स लगाकर आर्थिक रूप से हमें कंट्रोल करने की कोशिश की, तो गांधी ने 1930 में दांडी मार्च निकालकर पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया।
और नमक सत्याग्रह का असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। सोचकर देखिए, 25 दिन तक चलने वाली यात्रा, 100 मील की दूरी तय की गई और इसका नतीजा 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि पूरा देश अब जाग चुका था। गांधी के लिए समाज सुधार का एक और मोर्चा था जो किसी भी पॉलिटिकल लड़ाई से कम जरूरी नहीं था, और ये था छुआछूत यानी अस्पृश्यता के खिलाफ एक सीधी जंग। वो इसे कोई छोटा मोटा सामाजिक मुद्दा नहीं मानते थे, बल्कि इसे भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई मानते थे। और इस लड़ाई को उन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से लड़ा। 1932 में जब हरिजनों के लिए अलग इलेक्टोरेट की बात आई तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए। उसी साल हरिजन सेवक संघ बनाया। 1933 में लोगों की सोच बदलने के लिए हरिजन मैगजीन शुरू की, अपना साबरमती आश्रम तक इस काम के लिए दान कर दिया, और फिर पूरे देश का दौरा करके हरिजन फंड के लिए 8 लाख रुपए भी जुटाए। ये दिखाता है कि उनका कमिटमेंट किस लेवल का था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया को साफ साफ दिखा दिया कि उनकी असली प्राथमिकता क्या थी। तारीख थी 17 सितंबर 1937। इस दिन गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर लेंगे। क्यों? ताकि वो अपना पूरा का पूरा समय और सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ सामाजिक निर्माण के कामों में लगा सकें। तो पॉलिटिक्स से दूर होकर उन्होंने अपना पूरा फोकस एक 5 पॉइंट सोशल मिशन पे लगा दिया। क्या था ये मिशन? पहला, छुआछूत का खात्मा। दूसरा, नशाबंदी। तीसरा, हिंदू मुस्लिम एकता। चौथा, खादी और गांव के उद्योग। और पांचवा, भारत के 7 लाख गांवों को संगठित करना। ये एक तरह से नए भारत का ब्लूप्रिंट था। और इस नए मिशन का हेडक्वार्टर कहां बना? वर्धा का सेवाग्राम। ये कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं थी, ये सोशल वर्क की कैपिटल थी। और ये जगह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के सोशल वर्कर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। गांधी का एक ऐसे भारत का सपना जो आत्मनिर्भर हो, जिसमें एकता हो, जहां हर किसी का सम्मान हो, वो सपना आज के समय में कितना रेलेवेंट है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए। गांधी जी के जीवन के उन आखिरी सालों की, जब वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का नहीं बल्कि एक सामाजिक आज़ादी का भी सपना देख रहे थे, और ये एक ऐसा सपना था जो हिंसा की आग में घिर गया था। तो चलिए इस कहानी को एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि गांधी जी भारत की राजनीतिक आज़ादी चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी के बाद क्या? उनका असली सामाजिक सपना क्या था? वो कैसा भारत देखना चाहते थे? अच्छा, तो उनके इस सपने का एक नाम था, रचनात्मक कार्यक्रम। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक पूरी ठोस योजना थी। गांधी जी का मानना था कि असली आज़ादी, जिसे वो पूर्ण स्वराज कहते थे, वो सिर्फ अंग्रेज़ों के जाने से नहीं मिलेगी। वो तो तब मिलेगी जब हमारा समाज खुद को अंदर से बदलेगा, और वो भी बिना किसी हिंसा के। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसमें पूरे 19 पॉइंट्स थे जो समाज के हर एक पहलू को छूते थे। सोचिए, एक तरफ अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना, तो दूसरी तरफ खादी और छोटे छोटे गांव के उद्योगों से देश को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा, एक कंप्लीट विजन था। और जानते हैं इस डॉक्यूमेंट की अहमियत कितनी ज्यादा थी? आज भी इसे भारत में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बाइबल कहा जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि इसका असर कितना गहरा और कितना लंबा चलने वाला था। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विचार, लेकिन सवाल ये है कि ये सब असलियत में जमीन पर कैसे उतरता। चलिए देखते हैं कि गांधी जी की ये योजना ग्राउंड पर कैसी दिखती थी। तो इसका एक सबसे मजबूत पिलर था महिलाओं और बच्चों का कल्याण। और ये गांधी जी के लिए सिर्फ कोई प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, नहीं, ये उनका एक पर्सनल मिशन था। एक ऐसा मिशन जो उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ उनकी पार्टनरशिप से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। देखिए, कस्तूरबा सिर्फ गांधी जी की पत्नी नहीं थी, वो उनकी साथी थी। पूरे 50 साल तक हर राजनीतिक और सामाजिक काम में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। और फिर 1944 में जब वो जेल में थी, उनका निधन हो गया। ये गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। कस्तूरबा के जाने के बाद समझिए पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी याद में कस्तूरबा स्मारक न्यास बनाने के लिए जानते हैं कितनी रकम जमा हुई? 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उस जमाने में। इससे पता चलता है कि लोग उनका कितना सम्मान करते थे।
गांधी जी का एक और बड़ा सामाजिक लक्ष्य था नशाबंदी, और उसके लिए भी उनके पास एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान था। वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि बैन लगा दो बात खत्म, नहीं, वो चाहते थे कि लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में बताया जाए। शराब की दुकानों को किताबों और खेल के सामान की दुकानों में बदला जाए, और शराब से जो पैसा आता है उससे नशा विरोधी शिक्षा और बच्चों के कल्याण पर खर्च किया जाए। मतलब वो समस्या की जड़ पर काम करना चाहते थे। लेकिन एक तरफ जहां गांधी जी समाज को जोड़ने का ये सपना बुन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जब भारत की आज़ादी का सूरज निकलने ही वाला था, तो इस सपने की एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा होने वाली थी। माहौल में उम्मीद कम और तनाव कहीं ज्यादा था। एक तरफ सालों का, दशकों का संघर्ष अब खत्म होने वाला था। भारत की आज़ादी का सवेरा बिल्कुल सामने था। लेकिन उस सुबह में रोशनी से ज्यादा आग की तपन थी, बंटवारे की हिंसा की आग। अंग्रेजों ने जो नफरत के बीज बोए थे, उन पर अब हिंसा के फल लगने शुरू हो गए थे। साल था 1946। गांधी जी के भाईचारे और अहिंसा के विश्वास के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कलकत्ता, नोआखाली, बिहार, दिल्ली, देश के कोने कोने में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। और ऐसे मुश्किल समय में जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, गांधी जी ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो शांति के लिए वन मैन आर्मी, एक अकेली सेना बनकर उस हिंसा की आग के बीच कूद पड़े। वो दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाने नहीं गए, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उन इलाकों में गए जहां दंगे हो रहे थे। अपनी जान की परवाह किए बिना वो वहां गए, अनशन पर बैठे और नफरत से भरी भीड़ के सामने खड़े हो गए, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में शांति लौट सके। और यहीं पर उनकी नैतिक शक्ति का असली असर दिखता है। जरा सोचिए, एक तरफ पंजाब, जहां 1 लाख से ज्यादा सैनिक भी दंगों को नहीं रोक पा रहे थे, और दूसरी तरफ कलकत्ता, जहां एक अकेले इंसान के अनशन ने दंगे रोक दिए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इस चमत्कार को सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि अंग्रेज भी देख रहे थे। ये शब्द भारत के आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के हैं। उन्होंने खुद कहा कि जो काम सेना के 4 डिवीजन नहीं कर पाए, वो गांधी की आत्मशक्ति ने कर दिखाया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। गांधी जी की ये जो कामयाबी थी शांति कायम करने की, इसने कुछ लोगों को और भी ज्यादा भड़का दिया। ये कितनी भयानक बात है ना? गांधी जी जो शांति लाने की कोशिश कर रहे थे, उनके इन प्रयासों ने उन कट्टरपंथी ताकतों को नाराज कर दिया जो देश को बांटना चाहती थीं। मतलब उनकी कामयाबी ही उनकी दुश्मन बन गई। और उन पर जो हमले हुए वो कोई अचानक नहीं हुए, ये एक पूरी साजिश थी। जून 1946 में उनकी ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। फिर 20 जनवरी 1948 को उनकी प्रार्थना सभा में बम धमाका हुआ, और आखिर में 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक पूरे युग का, गांधी युग का अंत था। और इसके साथ ही समाज को फिर से बनाने के उस बड़े सपने पर भी एक फुल स्टॉप लग गया, जिसे वो हकीकत में बदलना चाहते थे। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। क्या गांधी जी के वो सिद्धांत, सामाजिक भाईचारा, आत्मनिर्भरता, अहिंसा, क्या वो आज भी उतने ही मुश्किल और उतने ही जरूरी हैं जितने वो उस जमाने में थे? महात्मा गांधी के सामाजिक कार्यों की, एक ऐसी विरासत की जिसे पता है खुद गांधी जी ने ही एक बड़े चौंकाने वाले बयान से नकार दिया था। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि खुद महात्मा गांधी के हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई, गांधीवाद जैसा कुछ है ही नहीं। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है ना, खासकर तब जब हम उनके नाम से जुड़े इतने सारे विचारों और आंदोलनों की बात करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर खुद गांधी जी ही कह रहे हैं कि गांधीवाद कुछ नहीं है, तो फिर उनके इतने बड़े सामाजिक काम को, जिसे हम गांधीवादी सामाजिक कार्य कहते हैं, उसे समझे तो समझे कैसे? इसी पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें उनके काम को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। और देखिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी छिपी है गांधी जी के काम के दायरे को समझने में। उनका जो असर था ना, वो सिर्फ राजनीति तक ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसे ठीक से समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने उनके कामों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, और इससे ना एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। तो चलिए देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क आखिर है क्या। अब ये जो बंटवारा है, ये बड़ा दिलचस्प है।
देखिए, पहला है राजनीतिक काम, मतलब जो सीधे सीधे सरकार और शासन से जुड़ा था, जैसे गोलमेज सम्मेलन। दूसरा है सामाजिक काम, जो पूरी तरह से इंसानियत से जुड़ा था, जैसे कोढ़ियों की सेवा करना। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी, सामाजिक राजनीतिक। यहाँ सामाजिक सुधार और राजनीतिक मकसद दोनों एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए थे कि उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था, जैसे खादी को बढ़ावा देना या छुआछूत का विरोध करना। तो हाँ, उनकी राजनीतिक भूमिका तो बहुत बड़ी थी ही, ये तो सब जानते हैं। पर आज हम अपना ध्यान उनके सामाजिक और सामाजिक राजनीतिक कामों पर रखेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हीं कामों से एक समाज सुधारक के तौर पर गांधी जी की असली सोच सामने आती है। अच्छा, तो राजनीति से हटकर अगर देखें तो उनके इन सामाजिक कामों के पीछे की फिलॉसफी क्या थी? मतलब वो कौन सी गहरी सोच थी जो उनके हर काम को गाइड कर रही थी? इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि उनके खुद के लिखे शब्दों में मिलता है। उनकी जो आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो बस एक बायोग्राफी नहीं है। नहीं, अगर हम उसे सोशल वर्क के चश्मे से दिखें तो वो असल में सोशल फिलॉसफी के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स का एक रिकॉर्ड है, एक दस्तावेज जो ये दिखाता है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे लागू किया। और यहीं से हमें पता चलता है कि गांधी जी क्यों मानते थे कि वो कोई नई चीज नहीं बना रहे हैं। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, उन्होंने कहा था, सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने कि ये पहाड़। मतलब वो ये कह रहे थे कि मैं कुछ नया नहीं बना रहा हूं, मैं तो बस इन सदियों पुरानी सच्चाइयों को आज के समय में आज के समाज पर लागू कर रहा हूं। और यही वजह है, यही विनम्रता है कि वो गांधीवाद जैसे किसी भी टैग को, किसी भी लेबल को पूरी तरह से नकार देते थे। वो खुद को किसी नए वाद का फाउंडर नहीं बल्कि एक साधक मानते थे जो बस सत्य की खोज में लगा है। तो चलिए घूम फिर के वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। अगर गांधी जी ने खुद ही गांधीवाद को खारिज कर दिया तो फिर ये एक विचारधारा के तौर पर बनी कैसे और इतनी असरदार कैसे हो गई? और यहीं पर वो असली टकराव दिखता है। एक तरफ है गांधी जी जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ हैं इतिहासकार और सोशलॉजिस्ट जो कहते हैं कि नहीं, उनके विचार और काम असल में सोशल वेलफेयर की दुनिया में एक बिल्कुल अनोखा स्कूल ऑफ थॉट बन गए। तो सवाल फिर वही, ये हुआ तो हुआ कैसे? उनके मना करने के बाद भी उनके नाम के साथ एक वाद कैसे जुड़ गया? इसका जवाब ना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस में छिपा है। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस था। सबसे पहले तो गांधी जी के विचार उनके काम से अलग थे ही नहीं। जो वो कहते थे, वो करते थे, वो जीते थे। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा, उनसे प्रेरणा ली और उनके दिखाए रास्ते पर चल पड़े। वक्त के साथ साथ ये सारे विचार और काम अपने आप ही एक अलग सोच, एक अलग अप्रोच में ढल गए। और फिर आखिर में समाजशास्त्रियों ने भी इस पर मुहर लगा दी और इसे सामाजिक कल्याण में एक बड़ा योगदान माना। और बस इसी तरह हम अपने जवाब तक पहुंचते हैं। गांधी जी के मना करने के बावजूद एक ऐसी अनोखी विचारधारा ने जन्म लिया जिसे भले ही उसके बनाने वाले ने कोई नाम न दिया हो, पर उसकी आवाज आज भी पूरी दुनिया में गूंजती है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि गांधी जी के काम ने समाज को बदलने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया। अब उसे कोई नाम दिया गया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके विचार और उनकी जिंदगी एक दूसरे में ऐसे मिल गए थे कि वो खुद ही एक आंदोलन बन गए। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। जब कोई आइडिया इतना पावरफुल हो कि वो पीढ़ियों को प्रेरणा दे सके, तो क्या सच में इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उसे बनाने वाले ने उसे कोई नाम दिया था या नहीं? गांधी जी, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? एक राजनीतिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी, है ना? लेकिन आज हम इस छवि से थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे। उनके काम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझेंगे, एक सामाजिक वास्तुकार के तौर पर। हाँ, तो जब भी हम महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है दिमाग में भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक महान नेता की तस्वीर ही बनती है। और ये सच भी है, इसमें कोई शक नहीं। पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। असल में ना, गांधी जी का जो पॉलिटिकल काम था वो एक बहुत गहरी नींव पर टिका था, और वो नींव थी समाज के पुनर्निर्माण की। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि एक नए समाज के डिजाइनर थे, एक सोशल आर्किटेक्ट। चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोदते हैं और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके विजन की। उनका नजरिया क्या था? वो आखिर कैसा समाज बनाना चाहते थे? देखिए, गांधी जी ने उस वक्त के भारतीय समाज की नब्ज को पकड़ लिया था।
उन्होंने देखा कि समाज में कुछ बहुत ही गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याएं हैं, जैसे कि अस्पृश्यता माने छुआछूत, भयंकर गरीबी, स्वच्छता की कमी मतलब गंदगी, नशा और बेरोजगारी भी। ये वो बड़ी चुनौतियां थीं जिन्हें वो एक एक करके बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सुलझाना चाहते थे। तो उनका सल्यूशन क्या था? उनका सल्यूशन था एक स्वदेशी नमूना तैयार करना। अब इसका मतलब ये नहीं था कि बस यहां-वहां कुछ छोटे-मोटे सुधार कर दिए। नहीं, इसका मतलब था जमीन से एकदम ग्रासरूट्स लेवल से समाज के लिए एक नया भारतीय मॉडल बनाना। एक ऐसा मॉडल जो प्रशासन से लेकर सेहत तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक हर चीज को कवर करे। ये बात उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। उनका लक्ष्य सिर्फ रिफॉर्म करना नहीं था, बल्कि एक टूटे बिखरे समाज को फिर से बनाना था, एक नया समाज खड़ा करना था। मतलब उन्होंने किया क्या? उन्होंने हमारे जो पुराने सिद्धांत थे, जो अक्सर बस किताबों में ही रह जाते थे, उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाले प्रैक्टिकल नियमों में बदल दिया। और यही नियम, यही कोड ऑफ कंडक्ट उनके हर सामाजिक और राजनीतिक काम का आधार बने। अच्छा, तो ये तो हो गई उनके विजन की बात। अब सवाल यह है कि उन्होंने अपने इस विजन को हकीकत में कैसे बदला? तरीका क्या था? गांधी जी का एक मूल मंत्र था, कथनी को करनी में बदलना। मतलब जो कहो वो करके दिखाओ। वो सिर्फ कोई फिलॉसफर नहीं थे जो बड़ी बड़ी बातें करते हों। नहीं, उनके लिए सबसे जरूरी था अपने विचारों को जमीन पर उतारना, उन्हें एक्शन में बदलना। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उनका रचनात्मक कार्यक्रम या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ये समाज को बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। जरा सोचिए, एक प्रॉपर 4 स्टेप प्लान। स्टेप 1, समाज की किसी बड़े असली समस्या को पहचानो। स्टेप 2, उसका एक प्रैक्टिकल लोकल सॉल्यूशन बनाओ, ऐसा नहीं कि हवा में कोई बात हो। स्टेप 3, फिर उस सॉल्यूशन को लागू करने के लिए लोगों को, कम्युनिटी को साथ लाओ, उन्हें मोबिलाइज करो। और स्टेप 4, जब ये लोकल लेवल पे काम कर जाए तो इसी सॉल्यूशन को पूरे देश में नेशनल लेवल पर फैलाओ। कितना सिस्टमैटिक तरीका है ना, एक छोटे से आइडिया को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने का। गांधी जी ने सिर्फ आइडियाज ही नहीं दिए, उन्होंने उन आइडियाज को हकीकत बनाने के लिए तरीके भी ईजाद किए। कुछ नए तरीके बनाए और कुछ पुराने तरीकों को एक नया मकसद दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कई बार कोई बिल्कुल नया आविष्कार नहीं किया। उन्होंने अनशन यानी उपवास और पदयात्रा मतलब मार्च, इन जैसे पुराने पारंपरिक तरीकों को ही लिया। ये तरीके पहले धर्म या जाति के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन गांधी जी ने इन्हें सोशियो पॉलिटिकल बदलाव के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। मतलब औजार वही, पर मकसद बिल्कुल नया और बहुत बड़ा। और हां, फिर था सत्याग्रह। ये उनका अपना बिल्कुल अनूठा आविष्कार था। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का ये तरीका इतना नया और इतना पावरफुल था कि दुनिया भर के समाजशास्त्रियों के लिए, सोशियोलॉजिस्ट के लिए ये एक नई कॉन्सेप्ट बन गया, एक केस स्टडी। तो हमने उनका विजन देखा, उनका तरीका देखा। अब बात करते हैं उनकी विरासत की। मतलब वो अपने पीछे ऐसा क्या छोड़ गए जिससे उनका काम आज भी जिंदा है। देखिए, उन्होंने सिर्फ आंदोलन नहीं चलाए और छोड़ दिए, उन्होंने एक पूरी फौज तैयार की, समर्पित कार्यकर्ताओं की, एक नेशनल नेटवर्क, जिन्हें बाद में हम गांधीवादी या सर्वोदय कार्यकर्ता के नाम से जानने लगे। ये एक तरह का ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोग जो उनके काम को आगे बढ़ाने वाले थे। तो असल में उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया, एक सिस्टम। इसके 4 मजबूत स्तंभ थे। पहला, ट्रेंड कार्यकर्ताओं का एक देशव्यापी नेटवर्क। दूसरा, सामाजिक संस्थाओं के लिए एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष बुनियाद। तीसरा, रिसर्च और स्टडी के लिए डेडिकेटेड सेंटर्स। और चौथा, अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर पब्लिकेशन। और ये जो सेक्युलर वाला पॉइंट है ना, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी बदलाव था। गांधी जी से पहले भारत में ज्यादातर सोशल वर्क धार्मिक संगठन ही करते थे। उन्होंने इस काम को धर्म से निकालकर एक धर्मनिरपेक्ष पर आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल आधार दिया। एक ऐसा आधार जहां हर धर्म के लोगों के लिए जगह थी। और इस ज्ञान को, इस सोच को फैलाने के लिए उन्होंने एक पूरा एजुकेशनल नेटवर्क खड़ा करने के लिए प्रेरित किया। हर लेवल पे काम हुआ। जरा देखिए कैसे। कार्यकर्ताओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए आश्रम बनाए गए, फॉर्मल पढ़ाई और रिसर्च के लिए काशी विद्यापीठ जैसे विश्वविद्यालय बने, आइडियाज पर बहस और चर्चा के लिए गांधी स्टडी इंस्टीट्यूट्स बने, और फिर इन सब विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गांधी भवनों ने जर्नल्स और किताबें छापी। ये पूरा का पूरा ढांचा ही इसलिए था ताकि उनकी विचारधारा हमेशा जीवित रहे।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि गांधी जी की असली विरासत सिर्फ उनके राजनीतिक संघर्षों में नहीं है। उनकी असली विरासत है सामाजिक बदलाव लाने का वो पूरा सिस्टम, वो आर्किटेक्चर जो उन्होंने तैयार किया। वो सिर्फ एक लीडर नहीं, वो एक सिस्टम बिल्डर थे। और ये पूरी बात हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की जो हमारी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जो इतनी कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं, क्या उनको सुलझाने के लिए गांधी जी का ये सोशल आर्किटेक्चर का मॉडल हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है। जब हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? स्वतंत्रता संग्राम, राजनीति, आंदोलन, यही सब है ना। लेकिन क्या गांधी सिर्फ एक राजनेता थे? आज हम उनकी इसी छवि के पार देखने की कोशिश करेंगे और उन्हें एक सामाजिक वास्तुकार के रूप में जानेंगे। उनके उस काम को समझेंगे जिसने असल में आधुनिक भारत की नींव रखी। चलिए उनके काम की इस अनकही कहानी को जानते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। हम गांधी जी को कैसे याद करते हैं? एक राजनेता की तरह या फिर एक समाज सुधारक की तरह? ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, लेकिन इसका जवाब गांधी को समझने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। सच तो ये है कि गांधी जी की यात्रा शुरू ही एक समाज सुधारक के तौर पर हुई थी, और यही वो जमीन थी जिस पर उनके राजनीतिक जीवन का इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ। उनका हर एक राजनीतिक कदम असल में उनके सामाजिक सरोकारों से ही निकल कर आता था। दिलचस्प बात यह है कि उनके सामाजिक काम की प्रयोगशाला एक नहीं बल्कि 2 महाद्वीपों में फैली थी। इसकी शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका से, जहां उन्होंने एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपने सिद्धांतों को पहली बार आजमाया, और फिर इन्हीं अनुभवों की मशाल लेकर वो भारत लौटे ताकि यहां और भी बड़े पैमाने पर समाज को बदल सकें। तो जब वो भारत आए तो उनके काम का दायरा कितना बड़ा था? असल में गांधी जी की सामाजिक कामों की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी पहुंच। उनका काम किसी एक वर्ग या समुदाय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने समाज के हर तबके, हर एक कड़ी को छुआ। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। किसान, मजदूर, छात्र, बुनकर, महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि कोढ़ से पीड़ित लोग जिन्हें समाज ने अस्पृश्य कह दिया था, वो लोग, और आदिवासी समुदाय। गांधी जी ने सच में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। ये लिस्ट अपने आप में उनके सामाजिक सरोकारों की गहराई की पूरी कहानी कहती है। लेकिन उनके सामाजिक काम की सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन परीक्षा अभी आनी बाकी थी, और वो परीक्षा हुई देश के बंटवारे के उस भयानक दौर में। सोचिए वो समय कैसा रहा होगा। चारों तरफ दंगे और हिंसा का माहौल था। समाज का पूरा ताना बाना बिखर रहा था। ऐसे में किसी भी तरह का सामाजिक काम करने के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन लग रहा था। और नफरत की इसी आग के बीच गांधी एक अपूर्व योद्धा बनकर सामने आए। एक ऐसा योद्धा जिसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ शांति और इंसानियत का पैगाम था। वो अकेले ही दंगा प्रभावित गांवों और शहरों में गए और सीधे नफरत से लड़ने का काम किया। और पता है ऐसे योद्धा कितने थे? सिर्फ एक अकेला इंसान जो नफरत की पूरी फौज के सामने शांति की ढाल बनकर खड़ा हो गया, और उनके अकेले के प्रयासों ने दंगों की उस आग को बुझाना शुरू कर दिया था। लेकिन गांधी का काम सिर्फ समस्याओं को सुलझाने या मरहम पट्टी करने तक ही सीमित नहीं था। समय के साथ उनकी सोच भी विकसित हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ जख्मों पर मरहम लगाना काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसे ये जख्म लगे ही नहीं। यहाँ हम उनकी सोच में आए एक बड़े बदलाव को देख सकते हैं। शुरुआत में उनका नजरिया सामाजिक सुधार का था, मतलब समाज की जो मौजूदा दिक्कतें हैं उन्हें ठीक करना। लेकिन बाद में ये सोच सामाजिक विकास में बदल गई, जिसका लक्ष्य था 0 से एक आदर्श समाज का निर्माण करना। ये सिर्फ मरम्मत नहीं, बल्कि एक नए निर्माण की सोच थी। तो सवाल उठता है कि गांधी जी अपनी पीछे क्या छोड़कर गए? उनका सामाजिक नजरिया सिर्फ विचारों में नहीं रहा, बल्कि उन्होंने देश के लिए एक ठोस और स्थायी ढांचा तैयार किया, एक विरासत छोड़ी। उनकी इस विरासत के 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं का एक देशव्यापी नेटवर्क बनाया। दूसरा, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की भावना को जोर शोर से बढ़ावा दिया और मजबूत किया। और तीसरा, सामाजिक मुद्दों पर रिसर्च और पब्लिकेशन की नई शुरुआत की। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम था।
इन सभी कामों को जब हम एक साथ देखते हैं तो जो तस्वीर उभरती है उसे ही हम सामाजिक विकास का गांधीवादी मॉडल कहते हैं। ये जमीनी सक्रियता, संस्था निर्माण और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसने आज़ादी मिलने से पहले ही दुनिया को एक झलक दिखा दी थी कि एक आदर्श भारतीय समाज कैसा हो सकता है। और यहीं पर आकर हम सबके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में गांधी जी का सामाजिक विकास का ये मॉडल कितना प्रासंगिक है? उनकी विरासत से आज हम क्या सीख सकते हैं? शायद इस पर सोचना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। जब हम गांधी जी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर भारत की आज़ादी की लड़ाई याद आती है, लेकिन उनकी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा, बल्कि कहें तो बुनियाद, दक्षिण अफ्रीका में रखी गई थी। ये वो 21 साल थे जिसने एक नौजवान वकील को महात्मा बना दिया और दुनिया को विरोध करने का एक नया तरीका सिखाया। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अपमान से। सोचिए, साल है 1893। एक युवा भारतीय वकील जिसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, उसे सिर्फ उसके रंग की वजह से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ एक मामूली घटना नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे उस एक घटना से एक एक्टिविस्ट का जन्म हुआ, फिर दक्षिण अफ्रीका कैसे उनके तरीकों के लिए एक तरह की प्रयोगशाला बन गया। इसके बाद हम सर्वोदय के फलसफे को समझेंगे और आखिर में सत्याग्रह की खोज कैसे हुई, इस पर बात करेंगे। तो सब कुछ शुरू हुआ उसी ट्रेन यात्रा से, लेकिन ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये एक तरह की जागृति थी। गांधी जी को एहसास हुआ कि ये जो उनके साथ हुआ है ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और गहरी बीमारी का लक्षण है, और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और ये संघर्ष कोई छोटा मोटा नहीं था, 1-2 साल का नहीं, बल्कि पूरे 21 साल लंबा था। जी हाँ, 21 साल लगे एक बैरिस्टर को एक आंदोलनकारी बनने में और फिर एक महात्मा के रूप में उभरने में। उनका काम करने का तरीका भी वक्त के साथ साथ विकसित हुआ। 1893 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करके लोगों को जोड़ना शुरू किया। 1903 आते आते वो इंडियन ओपिनियन अखबार के जरिए अपने विचारों को दूर दूर तक फैला रहे थे। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि 1914 तक चलने वाला एक सोचा समझा रणनीतिक संघर्ष था। तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के लिए सिर्फ एक संघर्ष का मैदान नहीं था, ये उनकी एक प्रयोगशाला थी, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने उन तरीकों को आजमाया और बेहतर बनाया जो बाद में भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनने वाले थे। गांधी जी का तरीका आप कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल था। पहला कदम, लोगों को संगठित करो। दूसरा, भेदभाव करने वाले कानूनों का विरोध करो। तीसरा, अपनी बात अखबारों के जरिए फैलाओ। और चौथा, जब जरूरत पड़े तो सीधी कार्रवाई करो, जैसे हड़तालें और मार्च। ये अपने आप में एक पूरी रणनीति थी। और ये इतना अनोखा था कि उस वक्त के समाजशास्त्रियों ने भी इसे वास्तविक सामाजिक कार्रवाई यानी रियल सोशल एक्शन का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, ये समाज के हर पहलू का इस्तेमाल करके जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की एक कोशिश थी। लेकिन गांधी सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, उनका काम गहरी मानवीय सेवा से भी जुड़ा था। उन्होंने युद्ध हो या प्लेग जैसी महामारी, पीड़ितों की मदद के लिए एम्बुलेंस कोर बनाए। और विडंबना देखिए, इसी सेवा के लिए उन्हें कैसरे हिंद पदक भी मिला, उन्हीं अंग्रेजों से जिनके अन्याय के खिलाफ वो लड़ रहे थे। अब तक तो हम उनके बाहरी कामों की बात कर रहे थे, लेकिन 1904 के आसपास गांधी जी के अंदर एक बहुत गहरा दार्शनिक बदलाव आया। अब बात सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं रह गई थी, बल्कि एक आंतरिक क्रांति की भी थी। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव भी एक ट्रेन यात्रा से ही जुड़ा है। पर इस बार उन्हें बाहर नहीं फेंका गया। इस बार उनके हाथ एक किताब लगी, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट। और इस एक किताब ने उनके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। रस्किन के विचारों से ही गांधी जी ने एक नया शब्द गढ़ा, सर्वोदय। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी है। इसका मूल विचार बहुत सरल लेकिन क्रांतिकारी है। किसी एक इंसान या समूह का नहीं, बल्कि सभी का कल्याण, अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल। रस्किन की किताब से गांधी जी ने 3 बुनियादी सच निकाले।
पहला, हर एक इंसान की भलाई सबकी भलाई में ही छिपी है। दूसरा, एक वकील के काम की कीमत एक नाई के काम के बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और तीसरा, मेहनत का जीवन जैसे किसान या कारीगर का होता है, वही जीने लायक असली जीवन है। इन्हीं 3 सिद्धांतों ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जहां गांधी जी ने अपने सामाजिक कार्यों को अपनी नई फिलॉसफी सर्वोदय के साथ जोड़ा, और तब जाकर कुछ बहुत ही असाधारण चीज का जन्म हुआ। 1908 तक गांधी जी को ये महसूस होने लगा था कि उनके आंदोलन के लिए अंग्रेजी शब्द पैसिव रेजिस्टेंस या अप्रत्यक्ष प्रतिरोध काफी नहीं है। ये शब्द उनके संघर्ष की असली ताकत और उसकी आत्मा को ठीक से बयान नहीं कर पा रहा था। तो देखिए, पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह में जमीन आसमान का फर्क है। पहला एक राजनीतिक चाल हो सकती है जिसे अक्सर कमजोरों का हथियार माना जाता है, लेकिन सत्याग्रह, जो गांधी जी का गढ़ा हुआ शब्द था, वो सत्य और अहिंसा से पैदा हुई एक नैतिक शक्ति है। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा दर्शन है। तो आखिर ये सत्याग्रह है क्या? इसका सीधा सा मतलब है सत्य के लिए आग्रह या सत्य की शक्ति। ये इस विश्वास पर आधारित है कि सच में ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर कोई उस सच पर बिना हिंसा के पूरी दृढ़ता से टिका रहे तो आखिर में जीत उसी की होगी। ये निष्क्रिय रहना नहीं है, बल्कि बहुत सक्रिय तरीके से सच के साथ खड़ा होना है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है आज हमारे लिए? गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो बीज बोए, वो आगे चलकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े आंदोलनों के पेड़ बने। और ये हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या गांधी के संगठन, अहिंसा और सत्य पर टिके रहने के तरीके आज के दौर के संघर्षों को कोई नई राह दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। गांधीवादी दर्शन में 3 बड़े शक्तिशाली शब्द हैं। ये शब्द हमें सिखाते हैं कि किसी भी अन्याय से भरी हुई व्यवस्था का सामना आखिर किया कैसे जाए। चलिए आज इन्हीं को एक एक करके समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है और बहुत जरूरी भी। जब सिस्टम ही अन्याय पर टिका हो तो एक इंसान क्या करे, उसका सामना कैसे करे? गांधी जी के दर्शन में इसका एक बहुत ही साफ रास्ता बताया गया है। सबसे पहला भाग है व्यवस्था का भेद। यानी किसी भी चीज से लड़ने से पहले ये जरूरी है कि हम समस्या को ठीक से पहचानें, उसे समझें। तो अन्याय के उस स्वरूप को गांधी जी ने रंग भेद का नाम दिया। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जो समाज को ऊंच नीच में बांट देता है। और अगर इसका सबसे बड़ा, सबसे ठोस उदाहरण देखना हो तो वो हमें दक्षिण अफ्रीका की उस वक्त की राजनीतिक व्यवस्था में मिलता है, जहां इस भेदभाव को बाकायदा कानूनी मान्यता मिली हुई थी। अच्छा, तो ये व्यवस्था काम कैसे करती थी? बहुत ही क्रूर तरीके से। एक तरफ थे गोरे लोग जिनके लिए सारे अधिकार थे, सारी सुविधाएं थीं, और वहीं दूसरी तरफ काले लोगों को समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। यही था रंगभेद का असली भयानक चेहरा। तो ठीक है, समस्या समझ ली। अब आता है दूसरा भाग, सक्रियता की शक्ति। मतलब इस समस्या का समाधान क्या है? इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी का जवाब था सामाजिक सक्रियता। इसका सीधा सा मतलब है कि चुपचाप बैठकर सब कुछ सहते नहीं रहना है, बल्कि एक पूरी नीति बनाकर मजबूती से एक्शन लेकर उस व्यवस्था का विरोध करना है। और हाँ, इसमें 2 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली है नीति, यानी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, और दूसरी है प्रबल कार्यवाही, मतलब उस स्ट्रैटेजी पर पूरी ताकत से अमल करना, क्योंकि बिना सोचे समझे एक्शन लेना भी अधूरा है। अब आता है तीसरा और आखिरी भाग, विचारों का घर, यानी वो जगह जहां से इस पूरी सक्रियता को ताकत मिलती है, उसका आधार बनता है। इस पूरी सक्रियता का जो वैचारिक केंद्र था वो था आश्रम। आश्रम सिर्फ रहने की कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह की प्रयोगशाला थी, एक लैब, जहां गांधीवादी दर्शन पर लगातार चर्चा होती थी और आंदोलन की रणनीति तैयार की जाती थी। आश्रम में सिर्फ रहा नहीं जाता था, यहाँ चर्चा और विचार विमर्श से आंदोलन की नींव रखी जाती थी। ये शिक्षा और सामूहिक गतिविधियों का एक ऐसा सेंटर था जो सामाजिक सक्रियता को वैचारिक शक्ति भी देता था और सही दिशा भी। चलिए अब इन तीनों हिस्सों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में जुड़े कैसे हैं।
तो ये है बदलाव का पूरा मॉडल। देखिए, सबसे पहले है समस्या यानी रंग भेद का अन्याय। उस पर हमारी प्रतिक्रिया है सामाजिक सक्रियता, और उस सक्रियता को वैचारिक और नैतिक बल देने वाला आधार है आश्रम। समस्या, प्रतिक्रिया और आधार, ये तीनों जब मिलते हैं तब जाकर बदलाव का एक शक्तिशाली चक्र पूरा होता है। और ये सब हमें आज के दौर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। रंगभेद, सामाजिक सक्रियता और आश्रम, गांधी जी के ये जो सिद्धांत हैं वो आज की दुनिया में हमारी चुनौतियों के सामने कितने प्रासंगिक हैं, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।